संस्कृत में आज एक नए टॉपिक के साथ मैं नीरज अवस्थी आपके सामने उपस्थित हूं। आज अपन पढ़ेंगे संस्कृत में प्रयत्नों को। संस्कृत में जो वर्ण हैं, उन वर्णों के उच्चारण के लिए जो हमें प्रयास करना पड़ता है वो कितने प्रकार से करना पड़ता है, या ये कह सकते हैं हम कि वर्णों के उच्चारण के लिए जो हमें चेष्टा करनी पड़ती है उसी को हम प्रयत्न कहते हैं। संस्कृत में वर्णों के उच्चारण में दो प्रकार का प्रयत्न करना पड़ता है। एक तो अभ्यांतर प्रयत्न और दूसरा वाह्य प्रयत्न। वर्णों के, पुनः आप इसे याद रखें, प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण के लिए जो हमें उच्चारण में एक चेष्टा करनी पड़ती है या उच्चारण करने के लिए एक जो चेष्टा करते हैं हम, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभ्यांतर प्रयत्न और एक वाह्य प्रयत्न। अच्छा, अभ्यांतर क्या है और वाह्य क्या है? अगर अभ्यांतर को देखा जाए तो ये कहता है कि अभिअंतर अर्थात जो आंतरिक रूप से प्रयत्न करते हैं। जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण से पूर्व जो हमारे अंदर जो हम प्रयास करते हैं, जो कंठ के अंदर जो प्रयास किया जाता है वो अभ्यांतर है। और जो बाह्य प्रयत्न है, जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं और उसके उच्चारण के समय जब वर्ण मुख से निकल रहा है तो हमारी जो बाहरी, जो चेहरे का या मुख का बाहरी आवरण होता है उसे हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न अंदर, बाह्य प्रयत्न बाहर। अभ्यांतर पुनः कहते हैं इसे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, या अभ्यांतर प्रयत्न के लिए कि ऐसा प्रयत्न जो वर्णों के उच्चारण के लिए हम वर्णों के उच्चारण से पूर्व अंदर ही करते हैं उसे अभ्यांतर कहते हैं, और जो बाहर से कहते हैं उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। चलिए, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का? तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का और बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का? 11 प्रकार का होता है। अपन देखते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन? स्पष्ट, दूसरा ईषत् स्पष्ट, विव्रत, ईषत् विव्रत और संव्रत। अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत, ईषत् विव्रत और संव्रत। अच्छा, ये स्पष्ट क्या है? किसे कहते हैं हम स्पष्ट? स्पष्ट शब्द स्पर्श शब्द से बना है, और स्पर्श का मतलब होता है छूना। त्वचा के दो अवयव किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में जब आपस में एक दूसरे को छूते हैं तो उन्हें हम स्पर्श कहते हैं, उन्हें ही हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो ये कहता है स्पष्ट। अब ईषत् का मतलब होता है थोड़ा, तो यहां हो जाएगा ईषत् स्पष्ट, मतलब स्पष्ट का मतलब है छूना या स्पर्श करना, तो ईषत् स्पष्ट का मतलब थोड़ा कम छूना। यहां लिखा है विव्रत। विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। जो मुख है इन वर्णों के उच्चारण में कैसा रहता है? खुला हुआ रहता है। तो ईषत् विव्रत में कैसा रहता है? ईषत् का मतलब पुनः वही है कि कम, और विव्रत का मतलब खुला, कम खुला हुआ ईषत् विव्रत। और संव्रत वंद। वर्णों के यहां केवल एक वर्ण आता है संव्रत में, और वो है केवल आ। विव्रत में
विव्रत में सभी स्वर आते हैं। स्पष्ट में का से लेकर मां तक का, खा, गाघा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ताथा, दाधा, ना, पा, फा, बाभा और मां। स्पष्ट व्यंजन में सभी स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन आते हैं। ईसत स्पष्ट में अंतस्थ व्यंजन या, वा, रा और ला, ये ईसत स्पष्ट में आते हैं। और ईसत विव्रत में सा, सा और हा, ये 4 वर्ण ईसत विव्रत में आते हैं। देखना है जो स्पष्ट है, स्पष्ट का अर्थ है स्पर्श शब्द से बना हुआ और जिसका अर्थ है छूना। वे वर्ण जिनके वर्णों के उच्चारण में त्वचा के 2 अवयव आपस में स्पर्श करें या छुएं या छूने का प्रयास करें उन्हें स्पष्ट व्यंजन या उन्हीं को हम ये कह सकते हैं कि स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इन्हीं वर्णों को हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। पहले बता चुके हैं, इन 5 वर्गों में बांटे जाने के कारण वर्गीय व्यंजन कहते हैं। दूसरा है ईसत स्पष्ट, कम छूना। स्पष्ट तो यहां पर भी है, तो स्पष्ट का अर्थ है छूना, लेकिन ईसत का अर्थ है थोड़ा कम छूना। विव्रत का अर्थ है खुला हुआ, ईसत विव्रत कम। और समृत वंद, मतलब इसके उच्चारण में कि मुख कैसा रहता है, बंद जब केवल आ का उच्चारण होता है तो आंतरिक रूप से। ठीक, अब देखना जो ये स्वर हैं, ये सभी स्वर कौन कौन से, आ, ई, उ, री, लिरी, ए, आय, ओ, सभी स्वर। और यहां पर समृत में केवल एक वर्ण आता है, वो भी आ। अच्छा, यहां पर भी दीर्घ वर्ण, दीर्घ स्वर भी होंगे। अभी जो शेष रह गए हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और दीर्घ ऋषि या बड़ा ऋषि, ये भी समृत के अंतर्गत आ जाते हैं। इसीलिए क्या लिख दिया हमने, सभी स्वर। अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा वहां पर एग्जामिनर, जब भी क्वेश्चन बनाता है तो वो कुछ घुमावदार क्वेश्चन बनाता है और वो वहां आपसे क्वेश्चन कहेगा कि वह कौन सा वर्ण है जिसके लिए 2 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न करना पड़ता है। तो वह कौन सा वर्ण है, इतनी सभी वर्णों में से वह कौन सा वर्ण है जिसके उच्चारण के लिए हमें 2 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न करना पड़ता है। तो यहां तो कोई डबल है नहीं, ये भी अंतस्थ हैं। अच्छा, यहां पर एक ऐसा वर्ण है आ और एक का, अर्थात समृत में भी आ लिखा हुआ है और यहां विव्रत में भी आ। तो आ का उच्चारण समृत से भी होता है और विव्रत से भी होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ। अर्थात आ एक ऐसा वर्ण है जिसके उच्चारण में हमें 2 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न करना पड़ता है। तो अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत और समृत। स्पष्ट में संपूर्ण स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन का से लेकर मां तक, ईसत स्पष्ट में या, वा, रा और ला, विव्रत सभी स्वर आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ऐ, ओ, औ, और ईसत स्पष्ट में सा, सा, हा और समृत में केवल आ। ठीक, अब अपन चलते हैं बाह्य प्रयत्न पर। ये तो अभ्यंतर प्रयत्न था। इनके जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने से पूर्व जो अंदर चेष्टा करते हैं उसी को अभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब आते हैं पर बाह्य प्रयत्नों पर, ये नोट कर लेना है। यहां से जब भी प्रयत्नों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है। और ये जरूरी नहीं है कि जब प्रयत्नों से ही आए, अगर संस्कृत में वर्णमाला का टॉपिक उठाएंगे तो प्रयत्न कहीं ना कहीं अवश्य लेंगे। ठीक, साफ किए दे रहे इसे। अब आते हैं अपन बाह्य प्रयत्न पर। ये तो थे अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से, स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत, ईसत विव्रत, समृत। स्पष्ट के अंतर्गत कौन कौन आए, सभी वर्गीय व्यंजन का से लेकर मां तक।
ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत कौन कौन? सभी अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा। विव्रत के अंतर्गत सभी स्वर। ईषद विव्रत के अंतर्गत सा, सा, हा और संव्रत के अंतर्गत आ। ठीक, अब आते हैं अपन बाह्य प्रयत्न पर। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का। कौन कौन से? यहां पर विवार, विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वायत्त। ये हैं बाह्य प्रयत्न। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो इनका उच्चारण है ये सभी स्वरों का है। इनमें क्या है? सभी स्वर आते हैं। अब थोड़ा इसकी तालिका आप लोग पुनः विशेष गौर करेंगे। इनमें इन दो में संपूर्ण व्यंजन आते हो, पुनः इन दो में संपूर्ण व्यंजन आते हैं। तो ये कैसे आते हैं हम बना रहे हैं, अगर आप लोग देख लेंगे तो पुनः इन्हें एक एक करके रखना नहीं पड़ेगा। चलिए, यहां पहला, दूसरा और तीनों सा, 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 सा आते हैं। यहां पहला दूसरा हो गया तो यहां तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर क्या बचा? या, रा, ला, वा और हा। अल्प प्राण में पहला, अभी हमने इसे एक क्रम से लिखा था कि पहला, दूसरा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसे छोड़ रहे हैं तो ये पहला एक छोड़ एक, ये तीसरा और यहाँ पांचवा। यहाँ पहला, तीसरा, पांचवा तो यहाँ क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा। यहाँ पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा और चौथा। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, ला, वा। और यहाँ पर क्या? सा, सा, सा और हा, ये आ जाएंगे। अच्छा, ये आपकी संपूर्ण तालिका कंप्लीट हो जाती है बाह्य प्रयत्नों की। ये बाह्य प्रयत्न है। अब आप देखेंगे कि ये पहले दूसरे क्या हैं। ये हमने जो ये गिनती लिख दी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये वर्गीय व्यंजन लिखी है। और वर्गीय व्यंजन ये का, जो ये पहला लिखा है, पहले का मतलब है का, चा, टा, ता और पा, ये 5। दूसरा लिखा है तो वो लिखा है खा, छा, ठा, था और फा, ये दूसरा लिखा है। अच्छा, जो तीसरे का अर्थ है, ये तीसरा क्या है? तीसरा है गा, जा, डा, दा, बा। चौथा घा, झा, ढा, धा और भा। और ये अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। अब क्या यहाँ लिखे थे? या, रा, ला, वा और या, रा, ला, वा और यहाँ पर हा। इसी प्रकार से
यहाँ भी हो जाएंगे। पहले का मतलब क्या होगा, क च ट त प। जो तीसरा मतलब है उसका होगा ये जवगणदस, और जो पांचवें है ये है अमंगरणम। और दूसरे में देखेंगे तो एक ख छ ठ थ फा, और चौथे में देखेंगे तो दो सूत्र आते हैं, एक तो झबई और दूसरे में गणदस, अर्थात झ भ इया और घ ढ घ ढ ध, ये छबई गणदस इसमें चौथे नंबर में आ जाएंगे। ये सूत्र ही लिखे हैं और कुछ नहीं है। जो हम बोल रहे हैं ये सूत्र माहेश्वर सूत्रों से लिखे हैं, लेकिन आपको अगर ये भी समझ में नहीं आए तो इस पहले का मतलब केवल ये है, जो यहाँ पहले का मतलब है वही वहाँ पर है, जो दूसरे का मतलब यहाँ है वही यहाँ पर भी है, जो ये तीसरी पंक्ति यहाँ लिखी है वही यहाँ है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्ट ही लिखे दे रहे हैं हम। इस पहले का मतलब है का चा टा ता और पा, और इस तीसरे का मतलब है ग जा डा दा बा, और पांचवें का मतलब है इया अंगा इया अड़ा ना मा। दूसरे का मतलब यहाँ पर क्या है, इस दूसरे का मतलब है यही खा छ ठा था फा, और ये क्या है घा झा ढा धा और भा। ये प्रत्येक के पहला वर्ण, प्रत्येक का तृतीय वर्ण, प्रत्येक का पंचम वर्ण, प्रत्येक का दूसरा वर्ण और प्रत्येक का चौथा वर्ण। जो आपको तालिका बनानी हो वहां ये इतने सारे वर्ण नहीं लिखना है। अगर आप ये एक एक वर्ण लिखेंगे आप पुनः कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो आपको ये वर्ण ना लिख के केवल इतना लिखना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। जब ये दो लिख लें तो आप यहां पहले एक छोड़ एक लिखना है, तो पहला तीसरा पांचवा दूसरा और चौथा। ठीक, ये सा 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 यहां पर क्या हो जाएंगे या रा ला वा हा, यहां पर ये सभी अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा, और यहां पर सभी ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। अब हम ये तालिका ये लिखे हुए वर्ण मिटाए दे रहे हैं। आपकी समझ में तो आ गया होगा कि पहले का मतलब है वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण। वर्गीय व्यंजन कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग। कुचु टू तु पु, अर्थात ये कु चु टू तु पु, इसका मतलब है काका काकी संपूर्ण लाइन, काखा गागा अंगा। तो ये 5 वर्ग की प्रत्येक की पहली लाइन लिखी है, का चा टा ता पा प्रत्येक की दूसरी लाइन, ये तीसरी है, चौथी है, ये पांचवी है। तो आपको केवल ये संख्या लिख लेनी है, तो इससे क्या है और आसानी होती है। अगर आप एक एक वर्ण को याद करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ पहला दूसरा तो यहाँ तीसरा चौथा और पांचवा। यहाँ क्या लिखा था सा और सा, तो यहाँ पर क्या लिखा था या रा ला वा और हा। ये बस ये बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का। व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। व्यवहार में क्या क्या आएंगे, व्यवहार संवार, अच्छा ये तीनों हैं, व्यवहार संवार और अघोष में पहला दूसरा सा सा सा, संवार नाद और घोष में तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हा, अल्पप्राण में 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण में 2 4 सा 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 हा, उदात्त अनुदात्त और स्वरित में सभी स्वर। अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मतलब होता है वायु। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। और ऐसे महा का मतलब होता है ज्यादा। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ज्यादा वायु, प्राण का अर्थ क्या है वायु, ज्यादा वायु की आवश्यकता होती है वो महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। ये आपके जो प्रयत्नों का टॉपिक है ये भी क्या होता है समाप्त होता है। आपको बस इतना याद करना है, ये व्यवहार ऐसे क्रम में याद नहीं करना, वही टॉपिक व्यवहार संवार श्वास नाद अघोष घोष अल्पप्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित। और पुनः लिखना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ सा 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 तो यहाँ या रा ला वा और हा। यहाँ हमने एक क्रम से लिखा था तो एक एक छोड़ देंगे, पहला तीसरा पांचवा दूसरा चौथा, और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन और ये क्या हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन।
और सभी सुर। ओके, ये क्लास यहीं पर समाप्त। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।